आज की कहानी का शीर्षक है सपनों की उड़ान। यामिनी शादी से पहले थिएटर प्ले किया करती थी। आज भी याद है उसे कि वह कितने अच्छे ढंग से तैयार हुआ करती थी अपने किरदार के लिए। आज भी यामिनी स्वप्निल के साथ कहीं जाने के लिए बड़े मनोयोग से तैयार होते हुए पुरानी बातों को याद कर रही थी कि तभी स्वप्निल की तीखी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या कर रही हो यामिनी? खुद को कब तक यूं ही आईने में निहारती रहोगी? अच्छी तो लग रही हो, और कितना श्रृंगार करोगी? अब चलो भी, वरना पार्टी में सबसे लेट पहुंचेंगे। स्वप्निल ने यामिनी की तरफ देखते हुए चिढ़कर कहा। और वैसे भी इतने सारे लोग होंगे वहां पर, किसको फुर्सत होगी कि तुम्हें देखें? पार्टी में सब खाने पीने के लिए जाते हैं। पार्टीज में देखा जाए तो खास तौर पर पीने के लिए और ग्लैमर्स तितलियों को ताकने के लिए जाते हैं। न जाने तुम किसके लिए इतना तैयार होना चाहती हो? मैं तो एवरीडे ही तुम्हें देखता हूँ। जैसी हो मेरे लिए तो ठीक ही हो। वैसे भी शादी के इतने सालों बाद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। स्वप्निल एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसके तानों में उपहास घुल जाता है, और फिर जो उसके मन में आता है वह बोलता चला जाता है, बिना यह सोचे कि सुनने वाले को कैसा लगेगा। परंतु ऐसा वह केवल यामिनी के साथ ही करता है, वरना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत नाप तोल कर बात करता है। पता नहीं यामिनी के साथ ही क्यों स्वप्निल व्यवहार बदल जाता है। दूसरों के लिए क्यों, स्वयं के लिए तैयार होती मैं। अच्छा लगता है मुझे तैयार होना। यामिनी होठों ही होठों में बुदबुदाई, मगर फिर भी स्वप्निल ने सुन लिया और वह बोला, जानता हूँ तुम्हें बन ठन कर रहना पसंद है, लेकिन इन सब साज श्रृंगार की भी एक उम्र होती है। एक उम्र तक ठीक लगता है, और हर उम्र की अपनी कुछ मर्यादा और शालीनता होती है। स्वप्निल ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। स्वप्निल की ऐसी बात सुनकर यामिनी थोड़ा खींच गई थी और पल भर को उसकी ओर घूर कर देखा। डार्क ब्लू सूट, वाइट शर्ट और लाइट ब्लू टाई, ब्लैक शूज, आफ्टर शेव की भीनी भीनी सुगंध और ढेर सारा परफ्यूम। स्वप्निल सदा ही बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर घर से निकलता है। पार्टी के लिए ही नहीं, अपितु कहीं भी जाना हो हमेशा टिप टॉप रहता है। गजब का आकर्षक व्यक्तित्व है स्वप्निल का, मगर उसकी भी तो उम्र हो गई है। मुझसे तो 4 साल बड़ा ही है। फिर यह क्यों सज संवर कर निकलता है? यामिनी ने मन ही मन सोचा। यदि वह कभी यह सवाल पूछ भी ले तो जानती है वह कि इस सवाल का कोई सटीक जवाब स्वप्निल के पास नहीं होगा। वही घिसा पिटा जवाब होगा कि मैं पुरुष हूँ, बाहर काम पर जाता हूँ, 10 लोगों से मिलना जुलना होता है मेरा। आखिर सोसाइटी में मेरा कोई स्टेटस है। यही सब सोचते सोचते यामिनी के मन के भीतर जैसे सवाल जवाब की उठापटक चलने लगी। वह स्त्री है, उसके लिए सजे सवरे रहना क्यों जरूरी नहीं है, जबकि श्रृंगार की तमाम वस्तुएं, सारे तामझाम और रौनकें स्त्रियों के लिए ही तो होती है। फैशन की सारी दुनिया स्त्रियों से ही चलती है। हम स्त्रियों की वजह से ही फलती फूलती है। पूरा बाजार पुरुषों की बजाय स्त्रियों के कपड़ों और उनके साज श्रृंगार की चीज़ों से ज़्यादा भरा रहता है। माना कि वह नौकरी नहीं करती तो क्या हुआ, घर में यूं ही झल्ली सी बनकर घूमती रहे क्या?
नहीं रह सकती वह से। और नौकरी करने पर भी स्वप्निल ने ही पाबंदी लगाई थी। इसलिए तो स्वप्निल चाहे लाख टोके, वह शादी के बाद से ही मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल से लेकर जरूरी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती आ रही है। नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब लगाती रही है। शुरू से ही घर पर भी तैयार होकर रहना पसंद है यामिनी को। स्वप्निल को तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि उसकी बीवी स्मार्ट है, सही तरह से रहने के तौर तरीके जानती है, लेकिन उसे ये सब फिजूल की बातें लगती हैं। वैसे भी यामिनी की हर बात को काटना या टिप्पणी करना स्वप्निल अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। और उम्र की बात करें तो अभी कोई ज़्यादा नहीं, केवल 40 की ही तो हुई है बस। 20 वर्ष की थी तब शादी हो गई थी। 1 साल बाद बेटा और उसके 2 साल बाद बेटी। बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए समय ही समय है उसके पास। और समय भी इतना कि बिल्कुल बोर हो जाती है। शादी के बाद सारे शौक, सपने कब चूल्हे और गृहस्थी की भेंट चढ़ गए पता ही नहीं चला। वह जिस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती थी, शादी के बाद उसके बारे में स्वप्निल को जब पता चला तो भड़क गया था। साफ साफ बोल दिया था स्वप्निल ने कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बेकार की बातों को दिमाग में लाने की। शादी से पहले के जो शौक है उन्हें जाकर किसी मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दो, वरना परेशानी तुम्हें ही होगी। यह समझ लो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं उसे निभाऊंगा। और सच भी है कि स्वप्निल ने उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। बढ़ चढ़कर उसके लिए चीज़ें खरीद कर लाता है, लेकिन क्या चीज़ें ही सारी इच्छाओं की भरपाई करने की पर्याय होती है? वैसे धीरे धीरे कम ही हो रहा है उसका अपने ऊपर ध्यान देना। इन दिनों बिना प्रेस की साड़ी पहन लेती है, कभी कभी बाल बिखरे भी रहते हैं, फेशियल कराए हुए भी महीनों बीत जाते हैं। हाथ पैरों के नाखून तराशना नज़रअंदाज कर जाती है। एक अजीब सा आलस उस पर हावी होता जा रहा है। आलस से ज़्यादा शायद बोरियत है, कुछ ना कर पाने की बोरियत। पीछे जो छूटा है उसे संभाल कर न रख पाने की एक चिढ़ है। सब बनाव श्रृंगार भी तो एक जिद के चलते करती है, वह भी कभी कभी। इसलिए अब जब कहीं बाहर जाती है तो कुछ ज़्यादा ही देर लगती है उसे शीशे के सामने से हटने में, मानो सारी कसर उसी दिन पूरी कर लेना चाहती हो। उम्र हो जाए तो क्या सजना संवारना, खुद पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए? इस तरह तो अपने लिए जीना भी छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकती वह स्वप्निल से कोई सवाल, और बहस तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सारे रास्ते कार में चुपचाप ही बैठी रही। पार्टी में अनुराग दादा को देखकर हैरान रह गई। एज यूजुअल खादी का कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। अक्सर यामिनी कहती थी अनुराग दादा को, दादा गांधी जी के बाद आप ही सबसे बड़े प्रचारक लगते हैं खादी के। तो अनुराग दादा ठट्ठा कर हंसते हुए कहते, बहुत शैतान हो तुम यामिनी, लेकिन अपनी ये शरारतें, ये चुलबुलापन हमेशा कायम रखना। इससे व्यक्तित्व और कला दोनों में निखार आता है। जीवन की जीवंतता
बनी रहती है, परंतु शैतानी और चुलबुलापन दोनों को ही वह संभाल नहीं पाई। अरे अनुराग दादा, आप यहाँ इस शहर में कब आए कोलकाता से? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा दादा। खुशी के अतिरेक में यामिनी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे यामिनी, बीवी जो बोले मानना पड़ता है। बाबा, उसका आदेश हुआ कि मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ ज़्यादा अवसर है हमारे लिए। यह बोलते हुए अनुराग दादा जोर से हंसे। यामिनी ने आश्चर्य से अनुराग दादा की ओर देखते हुए पूछा, दादा, आपने शादी कर ली? परंतु आप तो हमेशा कहते थे कि चाहे कोई अप्सरा भी आ जाए, शादी कभी नहीं करूँगा। ओड़ी बाबा, नहीं चली मेरी उसके सामने। ए देवोलेना, देखो तो कौन है यहाँ। देवोलेना दी को देखकर यामिनी उनसे लिपट गई। हमेशा की तरह बालों में गजरा लगाए हुए रेड कलर की सिल्क की साड़ी में वह अद्वितीय सुंदरी लग रही थी। ग्रुप के सारे लोग उन्हें ईश्वर का बनाया ऐसा शिल्प कहा करते थे, जिसे गढ़ते हुए ईश्वर ने हथौड़ी छेनी भी बहुत कोमलता से चलाई होगी, तभी तो हर अंग कलात्मक ढंग से तराशा हुआ लगता है। दादा, आपने देबू दीदी से शादी की? यामिनी ने हैरानी से देखते हुए कहा। करनी पड़ी यामिनी, ये देबू मानी ही नहीं। तुम सबसे बिंदास थी हमारे ग्रुप में, तुम तो शादी करके गायब ही हो गई, और फिर मुझे कौन बचाता? अनुराग दादा यह बोलकर हो होकर हंसने लगे। बदमाश मानुस। अनुराग दादा की कमर पर धूल जमाते हुए देबू दी हंसते हुए बोली, यामिनी, इनकी बातों में मत आना। कितने पीछे पड़े हुए थे मेरे कि शादी कर लो, शादी कर लो, वरना तो क्या मैं इस रूखे इंसान के साथ शादी करती। नहीं नहीं देबू दी, बिल्कुल भी रूखे नए इंसान नहीं है अनुराग दादा, कलाकार हैं, और कलाकार तो संवेदनशील होता है। और देबू दी, अपने गुरु के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम थिएटर कर रही हो कि नहीं? अनुराग दादा ने सवाल किया। कुछ नहीं कर रही हूँ दादा मैं। स्वप्निल को पसंद नहीं है थिएटर करना। बात करते हुए हम तीनों कोने की एक टेबल पर आकर बैठ गए। स्वप्निल तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में व्यस्त था। यामिनी साथ में आई है, यह भी भूल गया था वह। लेकिन आप बताओ दादा, आप लोगों का थिएटर ग्रुप कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। यहाँ मुंबई में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी थिएटर बहुत पसंद करते हैं। ग्लैमर्स होने के साथ साथ मुंबई में कला की भी बहुत कद्र है। तुम वापस ज्वाइन कर लो हमारे साथ। देबू दी ने चीज़ बॉल्स खाते हुए सवाल किया। संभव नहीं होगा देबू दी, यामिनी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। थिएटर के विषय में सोचते ही एक टीस उठी थी मेरे मन में। मेरा सपना था एक बेहतरीन थिएटर कलाकार बनने का। अच्छा, अपना एड्रेस तो दे, कल आते हैं हम तुम्हारे घर। अनुराग दादा यामिनी को भावुक होते देखकर माहौल को सहज बनाने के लिए बोले, दादा दोपहर में आइएगा। अचानक यामिनी के मुंह से निकला, स्वप्निल घर पर होगा तो नाहक ही गुस्सा करेगा। अच्छा सुनो यामिनी, हमारे ग्रुप की एक लड़की की माँ बहुत बीमार है। वह रिहर्सल पर भी नहीं आ रही है, और अगले महीने ही नाटक का मंचन है। विज्ञापन जा चुके हैं, पोस्टर छप चुके हैं, प्रचार का काम जोरों पर चल रहा है। वेन्यू के लिए एडवांस का भुगतान किया जा चुका है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में नाटक मंचन की डेट पोस्टपोन करना संभव नहीं है, और तुम तो जानती हो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि शो कैंसिल कर दें।
और नुकसान सह लिए, बर्बाद हो जाएंगे हम। अनुराग दादा ने पूरी नाटकीयता के साथ चेहरे पर दयनीय भाव लाकर कहा, हाँ यामिनी, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। देबू दी ने भी अभिनय के सारे दांवपेच आजमाते हुए स्वर में वेदना के सारे तार झंझनाते हुए कहा, मैं कैसे? यह आप लोग क्या कह रहे हैं देबू दी? मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से इस काम के लिए मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। स्वप्निल को थिएटर की दुनिया कतई पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं यामी, पैसे से मदद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की की भूमिका तुम करो। महीना भर है, अभी आराम से रिहर्सल हो जाएगी और तुम जैसी पारंगत कलाकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है अभिनय करना। अनुराग दादा ने समझाने और मनाने के ख्याल से अपनी खास शैली में कहा। बुरी तरह से चौंक गई यामिनी। ये आप क्या कह रहे हैं दादा? असंभव बात है। क्यों? इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? देबू दी ने पूछा। तुम स्कूल टाइम से थिएटर करती आ रही हो, मंझी हुई कलाकार हो और हमारे ग्रुप का हिस्सा रही हो। अब हमें ज़रूरत है तो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अनुराग को गुरु मानती हो, उनका मान नहीं रखोगी क्या? देवोलीना ने यामिनी की भावनाओं को झंझोड़ा। वह जानती थी कि यामिनी ऐसे तो मानने वाली नहीं है। शादी के बाद अभिनय करना तो दूर, किसी नाटक का मंचन तक नहीं देखा था मैंने सब कुछ भूल चुकी हूँ। इतने बरस हो गए देबू दीदी। तभी अनुराग दादा बोले, यामिनी, कला हमारे भीतर होती है, वह कभी खत्म नहीं होती। यदि कुछ अंतराल आ भी जाए तो उसे केवल तराशने की जरूरत होती है। बस तुम्हें पुनः अभ्यास प्रारंभ करना होगा। रिहर्सल करोगी तो पुरानी यामिनी स्टेज पर छा जाएगी, पहले की भांति। दादा स्वप्निल मुझे कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे, यामिनी ने कपकपाते स्वर में कहा। मैं जिस सपने को दफना चुकी हूँ उसे क्यों खोद कर बाहर लाने की जिद कर रहे हैं? यह दोनों यामिनी मन ही मन सोच रही थी। अपने भीतर एक लड़ाई वह पहले से ही लड़ रही थी। क्यों वापस ये उसे उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहाँ मेरा जाना संभव नहीं है? अनुमति नहीं देंगे मतलब? तुम्हें अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार तो होगा। और क्या तुम अपनी कला को मरने दोगी? और अभिनय तो सदा ही तुम्हारे लिए जीवन की संतुष्टि रहा है। कैसे जी पा रही हो उसके बिना तुम? देबू दी ने जैसे उसके आत्मसम्मान को झिंझोड़ कर रख दिया। देबू दी, रहने दो। देबू, रहने दो। यामिनी को ऐसे परेशान मत करो। स्वप्निल को नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे यामिनी। लेकिन बस इस बार यह नाटक कर लो, वरना बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे लिए। अनुराग दादा ने अनुरोध किया। दादा, इस तरह अनुनय करके आप मुझे शर्मिंदा न करें। मैं कोशिश करूँगी, पर अभिनय ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। वह तुम मुझ पर छोड़ दो, देबू दी बोली। पर दादा, मैं दोपहर में ही रिहर्सल के लिए आ सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं,
हमारी टोली का अनमोल तुम्हें कार लेकर लेने आएगा और छोड़ भी जाएगा। कॉलेज में पढ़ता है पर अच्छा कलाकार है। जब तुम हमारे ग्रुप से जुड़ी हो उस समय जैसा जुनून तुम में था अभिनय को लेकर, वैसा ही जुनून उसमें भी दिखाई देता है मुझे। वह भी एक भूमिका निभा रहा है नाटक में। अनुराग दादा ने यामिनी को स्क्रिप्ट पकड़ाते हुए कहा, इतने वर्षों बाद अभिनय करते हुए भी रिहर्सल के दौरान यामिनी को नहीं लगा कि वह कुछ भूली थी। बहुत ही सहज ढंग से वह संवाद पढ़ती गई। धीरे धीरे अभिनय और मंझ गया। अनुराग दादा और देबू दी के निर्देशों के साथ वह और निखरती चली गई। यामिनी दीदी, आपका अभिनय एकदम स्वाभाविक है। जान डाल दी आपने ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में। उसे वापस छोड़ते समय अनमोल बोला, अच्छा अनमोल, अब उस लड़की की माँ की तबीयत कैसी है जो पहले यह भूमिका निभाने वाली थी? नहीं तो यामिनी दीदी, यह भूमिका तो कोई नहीं निभाने वाला था। अनुराग दादा किसी को ढूंढ रहे थे इसके लिए, फिर आप मिल गई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। कुछ पूछा नहीं यामिनी ने अनुराग दादा और देबू दी से इस बारे में, लेकिन मन ही मन धन्यवाद जरूर दिया। इतने दिनों से वह खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आलस, बोझिलता और कुछ कर न पाने की कसक दूर हो गई थी। हालांकि वह जानती थी कि जिस दिन स्वप्निल को पता चला तो तूफान आ जाएगा। जानती है, नाटक करने वालों को वह भांड कहता है। लिपे पुते चेहरे वाले भांड कलाकार का तिरस्कार होता है उसके शब्दों में। बस आज फाइनल रिहर्सल है और 2 दिन बाद मंचन। उस दिन के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा, सुबह से रात तक घर से बाहर रहने के लिए। फाइनल रिहर्सल में देर हो गई थी। स्वप्निल के आने का समय हो रहा है सोचकर यामिनी ने न कपड़े बदले थे और न ही मेकअप उतारा था। अंधेरा हो गया था। अनमोल उसे छोड़कर निकल ही रहा था कि बोला, यामिनी दीदी, एक बार खड़कधारिणी के साथ जो आपका संवाद है उसे सुनाओ ना। वाह, कितना अद्भुत है आपका कहने का अंदाज। अनमोल की बात पर यामिनी हंस पड़ी, पैसेज में ही रुक गई और अनमोल को संवाद सुनाने लगी। भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। अचानक जड़ हो गई यामिनी। स्वप्निल उसके सामने खड़ा था। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, प्रणाम। अनमोल तो चला गया, मगर सजी धजी मेकअप की परतों से चेहरे को रंगत दिए, भौहों में कटाव और नकली आभूषणों से सुसज्जित यामिनी को देख हतप्रभ रह गया स्वप्निल। घर के अंदर उसके पीछे आते हुए वह उसे बताने का प्रयत्न कर रही थी कि कैसे अनुराग दादा और देवुलीना दीदी से उसकी भेंट हुई और उसके बाद जो हुआ वह बस परसों मंचन है। उसके बाद मैं अभिनय नहीं करूँगी स्वप्निल, लेकिन अब मैं मना नहीं कर सकती। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करना चाहती थी। बस न जाने कैसे मेरे सपनों ने उड़ान भर ली। कुछ तो बोलो स्वप्निल, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? स्वप्निल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
यामिनी इस बात से ज़्यादा परेशान थी। ज्वालामुखी फटने का इंतजार था उसे। सुबह तक चुप्पी छाई रही, न ताना न उल्हाना। हैरानी की बात तो यह है कि बड़ी देर तक दूसरे कमरे में जाकर बच्चों से बात करता रहा स्वप्निल। यामिनी ही करती थी हमेशा बच्चों से बात, और वह यामिनी से उनका हालचाल पूछ लिया करता था। बेटी कुहू तो हमेशा ही कहती थी कि माँ, आपको इस तरह अपने अभिनय के पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए था। कला तो हर रूप में अच्छी और प्रशंसा योग्य होती है। मुझे वापस आ जाने दो, फिर देखती हूँ पापा आपको कैसे रोक पाएंगे। बेटी की बात सुन यामिनी कुछ नहीं कहती थी, मगर एक हुक तो दिल में उठती थी। अपने सपनों को वह कब का दफन कर चुकी है, और फिर क्यों नाहक ही उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में वर्तमान में उठापटक करे, यही सोचकर शांत पड़ जाती थी। सुबह स्वप्निल ने चुप्पी तोड़ी, मुझे यह पूछते हुए कि कितने बजे का शो है। आऊँगा मैं भी देखने तुम्हारा अभिनय। सुना मैंने तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी तो बेहतरीन है, और हाँ, सजी सवरी ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम। अपना ध्यान रखना क्यों छोड़ दिया है तुमने यामिनी? यामिनी आश्चर्यचकित सी उसे ताक रही थी। पहले तो उसे लगा कि कहीं स्वप्निल ताना तो नहीं मार रहे। ध्यान से स्वप्निल के चेहरे को पढ़ने का प्रयास करते हुए सोचा, नहीं, ताना तो नहीं लग रहा है यह, और ना ही तानों में लिपटा उपहास है। क्या सचमुच स्वप्निल नाराज नहीं है? कहीं वह अभिनय तो नहीं कर रहा? वह धीरे धीरे कदम रखते हुए बिल्कुल उसके पास जाकर खुश हो गई। उसकी आंखों में झांका, उसके चेहरे के भाव को गहराई से पढ़ने लगी। नहीं, अभिनय तो नहीं लग रहा। यामिनी को लगा जैसे उसके सपनों ने होले से पंख फड़फड़ाए हैं और तैयार है उसके सपने एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। बस अब यामिनी को अपने सपनों को उड़ान देनी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।